तो क्रिस्टोफर नोलन की अगली फ़िल्म जो कि होने वाली थी ओडिसी, उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। एंड जिस तरीके की मैसिव फ़ैन फॉलोइंग नोलन इंडिया में कैरी करते हैं, उस तरीके की फ़ैन फॉलोइंग यहाँ के डायरेक्टर्स भी आज के वक़्त तक तरसते हैं कि उनके लिए नहीं बन पाई है। और उस चीज़ का सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल ये है कि उनकी एक फ़िल्म जिसका नाम था ओपेनहाइमर, जो कि अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डाल के देखें, मतलब जिस तरीके की फ़िल्मों को इंडियन ऑडियंस सबसे ज़्यादा ग्रैब करती है, उसके कॉन्टेक्स्ट में डाल के देखें तो हम कह सकते हैं कि ओपेनहाइमर एक बहुत ही ज़्यादा स्लो फ़िल्म थी। एंड हम जानते हैं कि इसका इंडिया के हिस्से से लेना देना कोई था नहीं। ये मेजरली वर्ल्ड वॉर 2 पे आधारित थी और अमेरिका और जापान की सिचुएशन पे इस फ़िल्म को बनाया गया था। तो जियोपॉलिटिक्स के अलावा नॉर्मल पब्लिक का इस फ़िल्म को लेकर क्रेज़ दिखना ना दिखना सब एक बराबर था। लेकिन उसके बावजूद भी इस फ़िल्म ने इंडिया से 130 करोड़ का कलेक्शन निकाला था। और आप सोच लो, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पर ओपेनहाइमर ने बार्बी फ़िल्म को बीट किया था। जी हाँ, बार्बी और ओपेनहाइमर दोनों एक साथ रिलीज़ हुई थी, लेकिन ओपेनहाइमर ने बहुत ही ब्लेटेंटली इस फ़िल्म को बीट किया था, जहाँ पर बार्बी फ़िल्म का जो ओवरऑल कलेक्शन निकल के आया था वो था अराउंड 45 करोड़ एंड ओपेनहाइमर कितना 130 करोड़। लेकिन देखो, ये सारी चीज़ें तो हो गई एक बात, लेकिन यहाँ पर मैं इस बारे में आज बात करना चाहूँगा कि भले मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ नोलन की फ़िल्म दी ओडिसी के लिए, लेकिन एक छोटी-सी चिंता है ना जो मुझे खाई जा रही है, और वो छोटी चिंता एक्चुअली में बहुत बड़ी हो सकती है अगर ये चीज़ हमें टेनेट की तरह देखने को मिले। मतलब जो टेनेट में हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिली थी, अगर वो प्रॉब्लम यहाँ पे भी देखने को मिले तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। भले मैं इस बात को ओपनली एडमिट करता हूँ कि टेनेट मुझे काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उस फ़िल्म में इमोशनल एस्पेक्ट बहुत ही हद तक मिसिंग था। एंड आप नोलन की मेजॉरिटी ऑफ द फ़िल्म्स को उठा के देख लो, सारी की सारी फ़िल्मों में जो इमोशनल सीन्स होते हैं वो इतने ज़्यादा हेवी होते हैं कि वो सारे सीन्स आपके साथ रह जाते हैं। एंड फ़िल्म का जो ओवरऑल ओपिनियन बनता है आपका, वो उन सारे सीन्स का एमलगेमेशन ही होता है। लेकिन जब मैंने देखा कि दी ओडिसी फ़िल्म के राइटर या फिर स्क्रीन प्ले को किसने लिखा है, तो मैंने नाम पाया किसका, क्रिस्टोफर नोलन का। अब देखो, अगर आप क्रिस्टोफर नोलन को काफ़ी वक़्त से फ़ॉलो करते हो तो आपने एक और नाम ज़रूर से सुना होगा, जो कि है जोनाथन नोलन, जो कि इनके भाई है। और उनके साथ मिलके क्रिस्टोफर नोलन ने काफ़ी सारी फ़िल्में लिखी है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊँ तो मेमेंटो, द प्रेस्टीज, द डार्क नाइट राइजेस एंड ऑफ कोर्स इंटरस्टेलर। इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द फ़िल्म की तरफ देखो तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि इन सारी फ़िल्मों में जो इमोशनल वैल्यू होता था, वो बहुत ज़्यादा हेवी होता था। मतलब उन सारे इमोशनल सीन्स का जो कोर होता था, उस चीज़ को जोनाथन नोलन अच्छी तरीके से लिख पाते हैं। एंड जिसके चलते हम इन सारी फ़िल्मों को आज भी याद करते हैं और उन सारे सीन्स को ख़ास करके मेंशन करते हैं। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करना, जब भी नोलन ने अपने भाई को हटाकर, मतलब अपने भाई से अलग होके कुछ सारी फ़िल्मों की कहानियों को लिखा है, तो वहाँ पर आपको इमोशनल कोर देखने को नहीं मिलेगा ज़्यादा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप डंकर्क देख लो, टेनेट देख लो या इवन ओपेनहाइमर देख लो। अब चलो, मैं इस बात को मानता हूँ कि ओपेनहाइमर तो एक डॉक्यूमेंट्री या फिर कह सकता हूँ एक बायोपिक वाली फ़िल्म थी, तो उसमें हमें उतना ज़्यादा एस्पेक्ट उस चीज़ को देखकर नहीं मिला। और डंकर्क को नोलन ने बनाया इसी तरीके से था कि हम उस फ़िल्म में बस सर्वाइवल को देखें। ये नहीं कि कौन-सा जो सोल्जर है उसकी पास्ट लाइफ़ क्या है, उसकी फैमिली में क्या हुआ है, उसका कोई लवर है या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें। और टेनेट भी एक बहुत ही अलग सब्जेक्ट वाली फ़िल्म थी, जिसे आज के टाइम पे भी बहुत सारे लोग डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स नोलन की ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग को अच्छी तरीके से बयाँ करता है हमारे सामने। लेकिन आज के टाइम पे दिक्कत ये है ना कि अगर आपकी फ़िल्म में कोई इमोशनल कोर वैल्यू नहीं है, तो वो फ़िल्म ऑडियंस के दिमाग में ज़्यादा वक़्त तक रह नहीं पाती है। और भले आपकी फ़िल्म जो है वो बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन निकाल ले, लेकिन टाइम के साथ आपकी उन सारी फ़िल्मों की वैल्यू भी घटती जाएगी। एंड सेम हैपेंड विद फिल्म्स लाइक डनकर्क, टेनेट एंड ओपेनहाइमर। अब भले ओपेनहाइमर को आज के टाइम पे कुछ लोग देखते हो या फिर चलो बहुत सारे लोग देखते हो, ठीक ना, और उस फ़िल्म के कई सारे एस्पेक्ट का एग्जांपल देते हो, लेकिन इमोशनल कोर वैल्यू उस फ़िल्म में देखने को नहीं मिलती है। और ये जो कहानी हमें देखने को मिलने वाली है दी ओडिसी, जो कि ट्रोजन वॉर के बाद इस तरीके से जो राजा रहता है ओडेसियस, उसे जब ट्रोजन वॉर के बाद घर निकलना होता है, तो घर जाने के लिए उसे कुछ सप्ताह लगने चाहिए थे, लेकिन उसे पूरे 10 साल लग जाते हैं। एंड इस फिल्म की कहानी उसी के अराउंड रिवॉल्व करने वाली है कि किस तरीके से ओडेसियस को 10 साल लगे थे अपने घर पहुंचने में, जहां पर उसकी बीवी, उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि इस फिल्म में ऐसे कई सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जहाँ पर हम फिर से इमोशनल सीन या फिर जिस चीज़ की हम डिमांड करते हैं, मतलब एक इमोशनल कोर की, वो इस समय में देखने को मिले। अदरवाइज ये फिल्म भी नोलन की उन्हीं कुछ फिल्मों की तरह हो जाएगी, जिसे इनिशियली तो ऑडियंस पसंद करेगी, बट टाइम के बीतने के बाद ऑडियंस इन सारी फिल्मों को ज़्यादा याद नहीं करने वाली है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट फिल्म का बजट कितना ज़्यादा था, फिल्म में कितने अच्छे अच्छे विजुअल्स थे, ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखेगी अगर फिल्म का इमोशनल कोर ही ठीक नहीं रहेगा। बट फिर भी चलो, ये तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। अब फिल्म तो बस कुछ ही दिन दूर है रिलीज़ होने से। उसके बाद जब फिल्म रिलीज़ हो जाएगी तो हम अपना कोई ओपिनियन बना पाएंगे फिल्म को देखने के बाद ही। बट फॉर नाउ मैं यही कहूँगा कि लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं थोड़ा यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो वेल, अगर देखा जाए तो यही था हमारा एक छोटा सा वीडियो, एक बहुत ही छोटा सा वीडियो क्रिस्टोफर नोलन की अपकमिंग मूवी की ओडिसी को लेके, एंड उसके अलावा जो भी थोड़ी मोटे डाउट मेरे मन में थे उसे भी लेकर।
वेल इस बारे में आपका क्या सोचना है, आप ही कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं फॉर श्योर जानना चाहूँगा कि आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।